वेलकम बैक दोस्तों। मिशन 2022 वेल्डर ट्रेड थ्योरी के एग्ज़ाम्स और कंपटीशन के लिए भारत स्किल्स पर उपलब्ध महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करके आज पार्ट 5 में देखेंगे। 165 क्वेश्चंस तक हम पिछली वीडियो तक कर चुके हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भारत स्किल्स डीजीटी द्वारा डिज़ाइन हैं, मैं सिर्फ उनका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, What benefit we get out of carburizing flame? ओके, गैस वेल्डिंग में जब हम गैस वेल्डिंग करते हैं तो 3 तरह की हमारे पास फ्लेम मिलती हैं। न्यूट्रल फ्लेम, अगर एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा समान हो, न्यूट्रल फ्लेम कहलाती है। उसका प्रयोग हम फेरस धातु या फेरस धातु के एलॉय की वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। दूसरे नंबर पे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिटिलीन की मात्रा कम होती है, उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। उसका प्रयोग हम जितने भी नॉन फेरस मेटल्स हैं उनकी वेल्डिंग के लिए करते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम। अब बात आ गई तीसरी फ्लेम की, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और इस फ्लेम का प्रयोग हम हार्ड फेसिंग या बहुत हार्ड मटेरियल की वेल्डिंग करने के लिए या उनकी कटिंग करने के लिए करते हैं। तो अब आंसर्स को पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं, हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सूटेबल फॉर ब्रास कॉपर वेल्डिंग। ब्रास कॉपर नॉन फेरस मेटल्स हैं और इनके लिए हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं, तो ये आंसर गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन है सूटेबल फॉर स्टेलाइट फ्लेम कटिंग। स्टेलाइट एक बहुत ज़्यादा हार्ड एक पदार्थ है, तो ये आंसर हो सकता है, क्योंकि कार्बोराइजिंग फ्लेम हम बहुत हार्ड मटेरियल की वेल्डिंग के लिए या उनकी कटिंग के लिए करते हैं। फिर भी हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सूटेबल फॉर माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील फेरस के एलॉयज़ हैं। हाँ, इसमें मुख्य धातु फेरस है, इसके लिए तो हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करते हैं, तो ये आंसर भी गलत हुआ। लास्ट ऑप्शन है सूटेबल फॉर प्योर एल्युमिनियम, कास्ट आयरन एंड ब्रास वेल्डिंग। अच्छा, एल्युमिनियम और ब्रास जो है ये नॉन फेरस हुए, जिनके लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करेंगे, और बीच में जो कास्ट आयरन लिखा हुआ है ये फेरस एलिमेंट है, फेरस एलॉय है, तो ये फेरस मेटल है, सॉरी, तो इसके लिए हम न्यूट्रल फ्लेम का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक ही आंसर सही है, वो है ऑप्शन बी। व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन जनरेटेड एसिटिलीन गैस। जो एसिटिलीन गैस हम जनरेटर में से जनरेट करते हैं उसको वैसे तो प्योरीफाई करते हैं, फिर भी जो हमारे पास एसिटिलीन गैस इकट्ठी होती है उसमें हाइड्रोजन, लाइम ऐश और एमोनिया और मॉइस्चर, इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो अब आंसर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से आंसर हमारे पास उपलब्ध हैं। हाइड्रोजन, लाइम डस्ट। ओके, लाइम डस्ट और लाइम ऐश एक ही चीज़ है। लाइम कैल्शियम कार्बाइड से, क्योंकि हम एसिटिलीन बना रहे हैं, कैल्शियम इज लाइम, तो हाइड्रोजन, लाइम डस्ट, एमोनिया और वाटर वेपर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ प्रेशर यूज्ड इन एन ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में कितना प्रेशर होता है। इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और वो 125 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, 120 से 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स पे ध्यान देना, कभी कभी ये आंसर्स पॉन्ड्स पर इंच स्क्वायर में भी हो सकता है, तब इसकी वैल्यू 2000 के आसपास जा रही होगी। तो अभी फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है 110 से 150। अच्छा, ये सबसे सही आंसर इसका यही है, पर अब आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि भाई जब मैक्सिमम जो प्रेशर है वो 150 सब ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो फिर हमने सिर्फ 120 वाले पे क्यों निशान लगाया। क्या 120 केजी से कम प्रेशर सिलेंडर में नहीं भर सकते? भर सकते हैं, लेकिन जब हम पैसे पूरे दे रहे हैं तो हम कम प्रेशर क्यों लेंगे? इसलिए 125 से कम कस्टमर का नुकसान हो जाएगा और 150 से ज़्यादा सेफ्टी का खतरा है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 169th क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ फिलर रॉड बाय राइटवर्ड वेल्डिंग। ओके, हमने ये वीडियो में एक बार देखा था, राइटवर्ड वेल्डिंग जो मोटी प्लेटों के लिए प्रयोग करते हैं उसको बैक हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं। एक लेफ्टवर्ड वेल्डिंग है जो पतली प्लेटों के लिए प्रयोग करते हैं, उसको स्ट्रेट या फोर हैंड वेल्डिंग भी कहते हैं, टेक्निक कहते हैं। दो तरीके की गैस वेल्डिंग टेक्निक हमने पढ़ी है। अगर हम राइट वर्ड वेल्डिंग की बात करें तो राइट वर्ड वेल्डिंग में फिलर वायर का जो एंगल रहता है वो रहता है 30 से 40। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फिलर वायर का रॉड का एंगल, तो इसका आंसर होगा 30 से 40, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What thickness of plate gas welded by forehand technique कैन बी यूज्ड विदाउट एज प्रिपरेशन? फोर हैंड टेक्निक, अभी जैसे मैंने आपको बताया, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक को कहा जाता है फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक, राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक को बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। तो फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक जो होती है वो पतली चादरों के लिए होती है। इसमें भी ये पूछ रहे हैं कि बिना एज प्रिपरेशन यानी कि स्क्वायर एज प्रिपरेशन के साथ, हमने कोई एज प्रिपरेशन नहीं करी और दोनों प्लेटों को पास लगा के और उसमें वेल्डिंग करना चाह रहे हैं, तो मोटी से मोटी कितनी प्लेट की हम ऐसे वेल्डिंग कर सकते हैं? उसको एज प्रिपरेशन को करे बिना हम मोटी से मोटी कितनी प्लेट की वेल्डिंग कर सकते हैं फोर हैंड टेक्निक से? तो वो है 3.15। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आंसर गलत है, इस टेक्निक से हम ये नहीं कर सकते, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम पूछना चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो थिकनेस कितनी है। तो उसका सही आंसर क्या है? 3.15। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्लक्स इज यूज्ड इन वेल्डिंग ब्रास? ओके, सबको पता होना चाहिए ये बात, जब भी हम ब्रास की वेल्डिंग करते हैं तो हम बोरेक्स नाम के फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी बोरेक्स पेस्ट इज राइट आंसर। वाइट कलर का होता है, पेस्ट फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है। ओके, पेस्ट मतलब जो सेमी लिक्विड होता है। तो बोरेक्स पेस्ट का हम प्रयोग करते हैं ब्रास की वेल्डिंग में, जब भी हम ब्रास की वेल्डिंग कर रहे हों। ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट फ्लक्स इज टू बी यूज फॉर गैस वेल्डिंग स्टेनलेस स्टील प्लेट्स? जब भी हम स्टेनलेस स्टील प्लेट्स का वेल्डिंग करेंगे तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, बोरेक्स का नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन गलत है। एंटी बोरेक्स, आई डोंट नो ये कोई नाम है या ऐसे ही लिख दिया। और क्रायलाइट एंड बेरियम क्लोराइड, इसका भी नहीं करेंगे। जिंक क्लोराइड, ये फोर्थ ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये आंसर सही है। जिंक क्लोराइड एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेस्ट। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलर रॉड टू बी यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग एल्युमिनियम? अगर एल्युमिनियम की गैस वेल्डिंग कर रहे हैं तो किस फिलर रॉड का आप प्रयोग करेंगे? पहला ऑप्शन है सिलिकॉन ब्रास, ओके। दूसरा है सिलिकॉन मैंगनीज, नहीं इनका प्रयोग नहीं करेंगे। कॉपर सिल्वर एलॉय, क्यों करेंगे हम इन चीज़ों का? प्योर एल्युमिनियम विद 5% सिलिकॉन एल्युमिनियम एलॉय। आंसर डी। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन था। एल्युमिनियम की 2 प्लेटों की हमें गैस वेल्डिंग करनी है, तो फिलर वायर जो भराव के लिए हम एक अतिरिक्त छड़ लेकर आते हैं, भराव छड़ उसको कहते हैं हिंदी में, वो कौन सी होगी? एल्युमिनियम की वेल्डिंग कर रहे हैं तो भराव छड़ भी एल्युमिनियम की होगी ना, फिलर वायर भी एल्युमिनियम क्या होगा? तो इसलिए इसका आंसर डी है, प्योर एल्युमिनियम प्लस उसमें 5% सिलिकॉन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ एल्युमिनियम जॉब फॉर गैस वेल्डिंग? गैस वेल्डिंग के लिए एल्युमिनियम जॉब का पूर्व तापमान कितना होना चाहिए? एल्युमिनियम का पूर्व तापमान होना चाहिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं आंसर क्या लिखे हैं। आंसर लिखे हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 250 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 से 400 और 350 से 400। इसमें 50 डिग्री कहीं नहीं है, तो मेरी तरफ से ये आंसर्स एक भी, मतलब ये सारे आंसर्स गलत हैं। एल्युमिनियम का मेल्टिंग टेम्परेचर होगा 630 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर मैं गलत नहीं हूँ। उसका क्रिटिकल तापमान यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होगा 300 डिग्री के आसपास। हम 400 डिग्री उसको प्री हीट नहीं कर सकते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ओके, कोई बात नहीं। देखिए बच्चों, एल्युमिनियम के जॉब की अगर आपको वेल्डिंग करनी है, गैस वेल्डिंग करनी है, तो हम प्री हीट एल्युमिनियम के जॉब्स को सिर्फ इसलिए करते हैं कि अगर उसकी सतह पे कोई मॉइस्चर है तो उड़ जाए। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉइस्चर उड़ जाएगा आपका। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा एल्युमिनियम को प्री हीट नहीं करना चाहिए। कास्ट आयरन को प्री हीट करना चाहिए, या कोई भी ऐसा मेटल हो जिसको आपको गैस वेल्डिंग करनी हो जो ब्रिटल हो, ओके, जो ब्रिटल हो, जिसमें आघात वर्धकता और डक्टिलिटी के गुण ना हो या कम हो, सिर्फ उनको प्री हीट किया जाता है। या आपको बहुत ज़्यादा वेल्डिंग करनी पड़ रही है किसी जगह तो प्री हीट किया जाता है। एल्युमिनियम या किसी भी लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर के एलिमेंट को प्री हीट अगर करना भी है तो बस इतना करना होता है कि मॉइस्चर उड़ जाए। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मॉइस्चर उड़ जाता है, 50 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा आप कह लीजिए, लेकिन 400-200 डिग्री इस तापमान पे हम नहीं करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है इन्होंने, तो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन इनवैलिड है। मैं किसी भी आंसर पे आंसर नहीं लगा सकता। अब आपको ये बता देता हूँ कि आंसर की में ये आंसर क्या लिखा हुआ है। 174, जस्ट होल्ड ऑन। जो भारत स्किल्स के आंसर की है उसमें ये आंसर लिखा हुआ है ऑप्शन बी। आपको बस बताने के लिए मैंने बता दिया, मुझे नहीं पता ये ऑप्शन बी क्यों सही है, बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द बेस फॉर सेलेक्टिंग द नोजल साइज ऑफ गैस वेल्डिंग ऑफ अ पाइप? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। गैस वेल्डिंग में जो गैस वेल्डिंग की नोजल है उसके साइज़ में, उसके बहुत सारे साइज़ आते हैं, 4, 5, 6, 7।
आपको कौन सा साइज़ सेलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि कितनी थिकनेस आपको वेल्डिंग करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन थिकनेस कहाँ है, पाइप वॉल थिकनेस, हम पाइप की बात कर रहे हैं तो वो पाइप की मोटाई कितनी है, डायमीटर नहीं कह रहा हूँ, उसकी मोटाई कह रहा हूँ, मतलब जहाँ पर वेल्डिंग करनी है वो ग्रूव जो आपने बनाया है वो कितनी थिकनेस पे वेल्डिंग करनी है आपको। तो पाइप वॉल कहते हैं उसको, पाइप वॉल थिकनेस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी नोजल को सेलेक्ट करेंगे। ग्रूव एंगल पे डिपेंड नहीं करता, वेल्डिंग पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, डायमीटर ऑफ पाइप पर भी डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ पाइप की वॉल थिकनेस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेल्डिंग पोजीशन एज पर ASME फॉर अ पाइप जॉइंट हेल्ड वर्टिकली वेल्डिंग इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लंबवत रेखा में वेल्डिंग के लिए ASME के अनुसार वेल्डिंग की स्थिति लंबवत रूप से रखी गई वेल्डिंग में स्थिति क्या होगी। नहीं, ये हिंदी गलत लिखी हुई है, मैं इसको आपको हिंदी में समझा रहा हूँ ये सवाल क्या पूछा जा रहा है। आपका एक पाइप वर्टिकल यानी कि लंबवत खड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक दूसरा पाइप भी आपने लंबवत रखा है। अब ये जो जॉइंट आया है इस पर जो एक आपको वेल्डिंग सीम बनी है वो हॉरिजॉन्टल बन गई है। तो आपको हॉरिजॉन्टल आपको वेल्डिंग करनी है। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग हम कहते हैं 2G को, फ्लैट कहते हैं 1G को, 2G कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, 5G और 6G ये पाइप वेल्डिंग में है, वो हम सब समझ चुके हैं, हमने वीडियो बना ली है। 5G में पाइप रोटेट नहीं करता और 6G में भी पाइप रोटेट नहीं करता, 45 डिग्री पे रहता है। पर इस सवाल का सही आंसर क्या है, 2G, क्योंकि हमें वेल्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन पे करनी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोसीजर इज फॉलोड इन वेल्डिंग पाइप इन 5G पोजीशन। अगर कोई हमारा पाइप 5G पोजीशन में रखा हुआ है, 5G पोजीशन मतलब हमने दो पाइप को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है लेकिन हम पाइप को घुमा नहीं सकते, वेल्डर को घूम घूम के वेल्डिंग करनी पड़ेगी उसके चारों तरफ, इसको कहते हैं 5G पोजीशन और ये थोड़ी मुश्किल पोजीशन होती है। इस 5G पोजीशन के बाद अगर कोई पोजीशन मुश्किल है तो वो 6G पोजीशन है, राइट। तो 5G पोजीशन में वो किस प्रकार वेल्डिंग प्रक्रिया किस प्रकार की जाएगी, उसका पालन कैसे किया जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है इसमें रोटेट पाइप। रोटेट पाइप तो 5G में नहीं हो सकता, हम इस बात को समझ चुके। 5G में पाइप को हम घुमा नहीं सकते, उसे रोटेट नहीं कर सकते, वेल्डर को घूमना पड़ेगा। तो रोटेट पाइप तो ऑप्शन गलत हुआ, पहला ऑप्शन गलत हुआ। पाइप नॉट रोटेटेड वेल्ड वर्टिकली, पाइप को रोटेट नहीं किया जाएगा और वर्टिकल वेल्डिंग की जाएगी। ये आंसर हो सकता है, पूरी तरह से सही नहीं है क्योंकि वेल्डिंग ओवरहेड भी होगी इसमें जब हम नीचे जाएंगे और फ्लैट भी होगी जब हम ऊपर से वेल्डिंग कर रहे होंगे, सारी तरफ वेल्डिंग करनी है ना भाई घूम के। तो इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन इतना गलत नहीं लग रहा। पाइप नॉट रोटेटेड एंड पाइप एक्सिस 45 डिग्री, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये 6G पोजीशन का आंसर दे दिया इनको। ये पोजीशन 6G कहलाती है जब पाइप 45 डिग्री पे झुका खड़ा हुआ है और घूम नहीं सकता और वेल्डर को वेल्डिंग करनी है घूम घूम के उसके चारों तरफ। लास्ट ऑप्शन है पाइप वेल्डेड 12 o'clock to 6 o'clock डाउन हिल। ओके, ये बात सही है। 12 o'clock क्या है, आपने घड़ी में जब 12 बजते हैं तो घड़ी की सुई कहाँ होती है, बिल्कुल ऊपर। 12 o'clock में वेल्डिंग पोजीशन ऊपर की तरफ, जब आप ऊपर कर रहे हैं वेल्डिंग। 6 o'clock जब आप नीचे कर रहे हैं। तो इस ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि जब हम 5G में वेल्डिंग करेंगे 5G पोजीशन में तो 12 बजे, जब सुई 12 बजे दिखाती है यानी कि टॉप से हम शुरू करेंगे और डाउन हिल मतलब नीचे आएंगे और 6 o'clock तक यानी कि सबसे नीचे वाले पॉइंट तक हम उसकी वेल्डिंग को पूरा करेंगे। ये आंसर सबसे सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साइज ऑफ CCMS, हमने CCMS का पहले भी समझ चुके हैं, कॉपर कोटेड माइल्ड स्टील। ये माइल्ड स्टील की यानी कि किसको मृदु लोहा, मृदु स्टील कहते हैं उसको, मृदु इस्पात, इसको हिंदी में मृदु इस्पात कहेंगे। उसकी ही छड़ होती है, उसके ऊपर सिर्फ कॉपर की एक कोटिंग की जाती है ताकि उसको रस्ट से बचाया जा सके। बहुत दिन तक अगर हम उसको रखेंगे, बाद में कभी दोबारा ज़रूरत पड़ी तो निकाल के लाएंगे बॉक्स में से, तो तब तक मॉइस्चर से उसमें रस्ट ना आ जाए, इसलिए एक कॉपर की कोटिंग उसके ऊपर चढ़ा के रखते हैं लोहे की तार के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट साइज ऑफ CCMS फिलर रॉड इज़ यूज फॉर फिनिशिंग रन ऑफ डाया 50 mm पाइप रूट वेल्डेड। वाह, इसको मैं आपको समझाऊँ, हिंदी में क्या लिख रखा है वो पढ़ लेते हैं। 50 मिलीमीटर पाइप रूट वेल्डेड के फिनिश रन के लिए CCMS फिलर रॉड के किस आकार का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, ऐसा है, ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि एक 50 डाई mm का पाइप है, उसमें आपने रूट वेल्ड लगा दिया है, रूट वेल्डेड है वो, मतलब ऑलरेडी रूट वेल्डिंग कर चुके हैं। क्योंकि रूट वेल्डिंग अगर आपको पाइप की करनी है 50 डाई की तो फिर आंसर हो जाता 1.6 mm। ठीक है, अब हमें रूट वेल्डिंग तो हम कर चुके हैं, ऊपर से ग्रूव चौड़ा होता जा रहा है, तो अब हमें बड़ी एक फिलर वायर चाहिए जिससे ये भर सके, हम एक बार में भर सके, क्योंकि हम बार बार वेल्डिंग का रन नहीं लगाना चाहेंगे, उससे हमारा हीट अफेक्टेड जोन खराब हो जाता है। ठीक है, मतलब बढ़ जाता है, उसमें दिक्कतें बढ़ जाती हैं, हमारी मेटलर्जी खराब होने लगती है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर का जो फिनिशिंग रन है वो अब बचा हुआ ग्रूव एक बार में पूरा भर जाए, वेल्डिंग हो जाए, इसलिए हम मोटी फिलर रॉड का प्रयोग करेंगे और इस बार हम प्रयोग करेंगे 3 mm का।
आप मेरी बात समझ गए। रूट वेल्डिंग में तो रूट गैप होता है 2 mm का, तो हम फिलर वायर उस रूट वेल्ड को करने के लिए 1.6 mm का प्रयोग करेंगे, और ऊपर की लेयर भरने के लिए हम 3 mm की फिलर वायर का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी, क्योंकि हम रूट वेल्ड नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो उसमें रूट वेल्ड पहले किया जा चुका है, रूट वेल्डेड लिखा हुआ है। एक ऐसा पाइप जिसमें रूट वेल्डिंग कर चुके हैं, अब उसके फिनिशिंग वेल्ड की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हुआ 3 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साइज ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूज्ड टू वेल्ड 5 mm वॉल थिकनेस पाइप। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि SMA यानी कि स्टिक वेल्डिंग में आप किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे, किस साइज़ के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे अगर पाइप की वॉल थिकनेस 5 mm है। अगर पाइप की वॉल थिकनेस 5 mm है तो 3.15 इलेक्ट्रोड का आप प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आप पूछें साहब क्यों 3.15 का क्यों इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। देखिए 2.5 थोड़ा पतली हो जाएगी और आपको 2 या 3 रन लगाने पड़ जाएंगे। हम ज़्यादा रन नहीं लगाना चाहते हैं, मतलब हम वेल्डिंग को भरने के लिए कई बार में वो वेल्डिंग नहीं करना चाहेंगे। तो 3.15 5 mm थिकनेस के लिए सूटेबल है। वो एक ही बार में आपका पूरा ग्रूव भर के चलेगी, तो हीट अफेक्टेड जोन भी कम अफेक्टेड होगा और आपकी वेल्डिंग भी पूरी हो जाएगी। ये इसका उत्तर है, बी ऑप्शन इसका सही है। विच टेस्ट इंडिकेट हार्डनेस ऑफ मेटल। किसी धातु की में कितनी हार्डनेस है, इसका कौन सा टेस्ट जो है वो बताता है कि इसमें हार्डनेस कितनी है। वो उसका नाम है, इन ऑप्शंस में उनका नाम है ब्रिनल टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट 3 तरह के स्केल्स पे किया जाता है। एक है ब्रिनल, दूसरा है रॉकवेल और तीसरा है विकर्ट। ये 3 स्केल होते हैं जिससे हम हार्डनेस चेक करते हैं। इन तीनों में से कभी भी कोई नाम लिखा हो और हार्डनेस पूछा हो, ब्रिनल लिखा हो, रॉकवेल लिखा हो या विकर्ट लिखा हो, तो ये हार्डनेस के टेस्ट होते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, टेंसाइल टेस्ट। टेंसाइल टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। चेरपी वी टेस्ट जो हम करते हैं वो करते हैं इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को देखने के लिए कि कितनी उस धातु में इम्पैक्ट को सहने की क्षमता है, मतलब झटके के लोड को सहने की क्षमता है। अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन करते हैं छुपी हुई दोषों को देखने के लिए। तो हार्डनेस के लिए इसमें एक ही ऑप्शन सही है, वो है ब्रिनल टेस्ट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ प्री हीटिंग इज डन ओनली एट पोर्शंस टू बी वेल्डेड। वेल्ड किए जाने वाले भागों में केवल गलत जगह लिख दिया। केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों में किस प्रकार की प्री हीटिंग की जाती है। अब नाम से ही समझ जाओगे, सिर्फ वहाँ प्री हीटिंग करना है, गर्म सिर्फ उस मेटल के हिस्से को करना है जहाँ पर आपको वेल्डिंग करनी है। उसको फुल प्री हीटिंग तो नहीं कहेंगे। फुल प्री हीटिंग मतलब जितनी भी बड़ी धातु है उसको सबको गर्म कर दो, जहाँ वेल्डिंग करनी है बस वहीं प्री हीटिंग होनी है। तो फुल प्री हीटिंग तो आंसर नहीं हो सकता। लोकल प्री हीटिंग आंसर हो सकता है, मतलब जहाँ वेल्डिंग करनी है उस जगह को प्री हीट करना है तो उसको हम लोकल प्री हीटिंग कहते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्री हीटिंग कुछ नहीं होती। इसका आंसर बी है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोलैरिटी इज यूज्ड इन वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स के आमतौर पर गलनांक, मतलब गलनांक जो बिंदु होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, वो फेरस मेटल से कम होते हैं। अब जब हमारा बेस जो धातु है उसमें उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो हम बेस मेटल को पॉजिटिव नहीं बनाना चाहेंगे। बेस मेटल को अगर पॉजिटिव बनाया तो ज़्यादा हीट यहाँ जनरेट होगी, यहाँ ज़्यादा हीट जनरेट हुई तो हमारा बर्न आउट हो सकता है, पहली बात। दूसरा, बेस मेटल को नेगेटिव बनाने से नॉन फेरस मेटल्स में एक क्लीनिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो इलेक्ट्रोड हमने पॉजिटिव बनाई हुई है, तो उसमें एक क्लीनिंग इफेक्ट होता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी नॉन फेरस हम मेटल की वेल्डिंग कर रहे हों तो हम हमेशा रिवर्स पोलैरिटी का प्रयोग करेंगे, यानी कि हम इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव बनाएंगे और बेस मेटल को हम नेगेटिव बनाएंगे, उसको हम रिवर्स पोलैरिटी कहते हैं। इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 183, विच टाइप ऑफ आर्क डज नॉट हैव कंट्रोल ऑन मोल्टन पूल। किस प्रकार की आर्क, चाप नहीं है ये, जब भी चाप लिखा है ये चाप होता है ज्योमेट्री वाले आर्क का, ये आर्क है प्लाज्मा वाली आर्क का, हमारी वेल्डिंग की आर्क की बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार की आर्क का पिघले हुए पूल पर नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। नीचे आंसर्स लिखे हैं, लॉन्ग आर्क लेंथ, शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ, टू शॉर्ट आर्क लेंथ। अच्छा, ये पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी आर्क ऐसी है कि वो नीचे जो एक पिघला हुआ मोल्टन पूल अभी वो जमा नहीं है, सॉलिडिफाई नहीं हुआ है, जहाँ पर एक्चुअली वेल्डिंग हो रही है, उसके ऊपर नियंत्रण ही ना हो, ऐसा एक ही इसमें ऑप्शन सही है, वो है लॉन्ग आर्क लेंथ।
ऑप्शन ए। अब आप पूछें क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब आपने लॉन्ग आर्क बना दिया, करंट कम हो जाता है। जहाँ पर भी आपका आर्क बन रहा है वहाँ पर वो लिक्विड होना चाहिए, लेकिन अगर आपने आर्क लेंथ को लंबा कर दिया तो वो गर्मी, उतनी हीट, उतनी ऊष्मा उसको नहीं मिलेगी। तापमान कभी डाउन हो जाएगा, कभी अप हो जाएगा, तो कोल्ड रन होने लगेंगे, ओवरलैप होने लगेंगे, इस तरीके की डिफेक्ट आने लगेंगे। हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता। लॉन्ग आर्क लेंथ अच्छी चीज़ नहीं है। जब भी आप वेल्डिंग करें तो ये मान के चलना लॉन्ग आर्क लेंथ से नुकसान ही नुकसान है। आपको ये नॉर्मल आर्क लेंथ 2 से 3 mm रखनी पड़ेगी। 184 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस अनस्टेबल आर्क? इनमें से कौन सी अस्थिर आर्क उत्पन्न करता है? लॉन्ग आर्क, यस, यही आंसर है। लॉन्ग, आप अगर इलेक्ट्रोड को बेस मेटल से ऊपर उठाते चले जाओगे उसी को हम लॉन्ग आर्क कहते हैं। मतलब अगर आपने आर्क लेंथ को 3 mm से ज़्यादा कर दिया, 4 mm या उससे ज़्यादा कर दिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका वेल्ड पूल में जो नियंत्रण है वो भी आपने खो दिया और आपकी आर्क भी अनस्टेबल हो जाएगी। मतलब उसको ग्रूव के अंदर डायरेक्ट करना, निशाना साधना उसका ग्रूव के अंदर जहाँ वेल्डिंग होनी है वहाँ पर उसको रखना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आंसर भी लॉन्ग आर्क लेंथ है। शॉर्ट आर्क लेंथ, नॉर्मल आर्क लेंथ, टू शॉर्ट आर्क लेंथ। देखिए जब ये टू शॉर्ट आर्क लेंथ आता है, आप कहें 2 mm से नीचे और क्या कर दें, आप उसको 2 mm के करीब रखेंगे तो उसको टू शॉर्ट आर्क लेंथ कहते हैं। और ये हम कब करते हैं? ये हम बैक गॉजिंग, यानी कि जब हमें वेल्डिंग को काटना हो, हम वेल्डिंग को वेल्डिंग रॉड से काट भी देते हैं, उसके लिए अलग से वेल्डिंग एक इलेक्ट्रोड आती है, बैक गॉजिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं उसको। तो तब हम बहुत टू शॉर्ट आर्क लेंथ रखते हैं, या फिर हमें डीप पेनिट्रेशन करना हो तो हम टू शॉर्ट आर्क लेंथ रखते हैं। तो तीनों नीचे के ऑप्शन हम प्रयोग करते हैं, पर लॉन्ग आर्क लेंथ तभी होता है जब वेल्डर हमारा उसका कौशल कम हो, अनाड़ी हो, तब वो लॉन्ग आर्क लेंथ होती है और उससे हमारी वेल्डिंग खराब होने लगती है। विच टाइप ऑफ आर्क लेंथ प्रोड्यूसेस पुअर पेनिट्रेशन? अभी तो मैं बता रहा था, अगर आपको डीप पेनिट्रेशन चाहिए तो आपको टू शॉर्ट आर्क लेंथ रखनी पड़ेगी, और अगर पुअर पेनिट्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब आपकी आर्क लेंथ लंबी हो गई है। इसका आंसर भी लॉन्ग आर्क लेंथ है। नीचे के तीनों आंसर नहीं है इसका। इस क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 क्लॉक पोजिशंस इन पाइप वेल्डिंग? पाइप वेल्डिंग में 4 घड़ियों की स्थितियाँ क्या हैं? देखिए हम पाइप को वेल्डिंग करते हुए 4 सेगमेंट में बांटते हैं। जो टॉप का पॉइंट है उसको हम कहते हैं 12 बज गए और जो 3 बजे वाली सुई है जो आपका राइट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को हम कहते हैं 3 o'clock। सबसे नीचे वाले पॉइंट को कहते हैं 6 o'clock और सबसे लेफ्ट वाले पॉइंट को हम कहते हैं 9 o'clock। तो जहाँ पर भी ये 4 आंसर लिखे होंगे वही आपका आंसर सही है। 6, 12, 3, 9 पहला ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द 6 o'clock पोजिशन इन CW पाइप वेल्डिंग रिफर्स टू इन 5G पोजीशन? अच्छा, कंटिन्यूस वेल्डेड पाइप। कंटिन्यूस वेल्डेड पाइप है मतलब हमने एक तरफ से शुरू करी और उसको दूसरी तरफ से वेल्डिंग कर दिया, उसको कंटिन्यूस वेल्डेड, CW मतलब कंटिन्यूस वेल्डेड पाइप होता है। ठीक है, तो 6 o'clock पोजीशन क्या होती है? अब आपको अभी मैंने थोड़े पिछले उसमें भी बताया था, क्वेश्चन में बताया था। सबसे ऊपर वाले पॉइंट को 12 o'clock, सबसे राइट वाले साइड को 3 o'clock, सबसे नीचे वाले पॉइंट को 6 o'clock और सबसे लेफ्ट वाले पॉइंट को हम कहेंगे 9 o'clock, राइट। तो जब वेल्डिंग 12 o'clock पे हो रही होगी, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट पे हो रही होगी, तो वेल्डर यहाँ खड़ा होगा और वेल्डिंग फ्लैट पोजीशन में हो रही होगी। 3 और 9 पे वेल्डिंग किस पोजीशन पे हो रही होगी? वर्टिकल पोजीशन पे। या 3 पे नीचे आ रहे हैं तो वर्टिकल डाउन हिल, और 9 पे अगर वेल्डिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं 12 की तरफ तो वर्टिकल अप हिल, ये कहेंगे। जो 6 o'clock पोजीशन है नीचे वाली, वेल्डर कहाँ खड़ा होगा? पाइप के अंदर थोड़ा ही बैठा होगा, वेल्डर पाइप के नीचे खड़ा होकर वेल्डिंग कर रहा होगा, यानी कि ऊपर की तरफ वेल्डिंग कर रहा होगा। इसको हम क्या कहेंगे? ओवरहेड पोजीशन। तो ऑप्शन सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, What procedure is to be followed for welding pipes under 6G पोजीशन? अब 6G पोजीशन वो होती है जिसमें पाइप 45 डिग्री पे झुका हुआ खड़ा है, रोटेट नहीं हो सकता है और वेल्डर को इसके चारों तरफ घूम के वेल्डिंग करनी है। बहुत मुश्किल पोजीशन है। इससे मुश्किल बस एक ही पोजीशन और हो जाती है, 6GR कहते हैं उसको। इस क्वेश्चन में 6G पोजीशन पूछा गया है, तो हमें 45 डिग्री ढूंढना है, पाइप रोटेट नहीं होना है ये ढूंढना है, और वेल्डर को घूम के करनी है वेल्डिंग पोजीशन। तो ये ऑप्शन डी, आप इसमें देखें ये सारे पॉइंट हमें मिल रहे हैं। पाइप नॉट रोटेटेड, पाइप नहीं घूम रहा है। पाइप एक्सिस 45 डिग्री एंगल, पाइप का एंगल 45 डिग्री हो गया है। डिपॉजिट वेल्ड फ्लैट एंड वर्टिकल, आपको जो वेल्डिंग करनी है वो फ्लैट पोजीशन में भी करनी पड़ेगी, वर्टिकल में भी करनी पड़ेगी। इसमें ओवरहेड लिखना भूल गए, ओवरहेड पोजीशन पे भी आपको करनी पड़ेगी। बहरहाल ये आंसर आपका सही है। विच एलिमेंट फिलर रॉड इज़ यूज टू वेल्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट? स्टेनलेस स्टील की प्लेट को वेल्डिंग करते हुए किस एलिमेंट की फिलर रॉड का प्रयोग करेंगे? देखिए साहब, फिलर रॉड तो होगी वो स्टेनलेस स्टील की ही,
ये जो नीचे आंसर्स दे रखे हैं इनकी सिर्फ एलॉइंग एलिमेंट हैं ये। आप ये ना समझना कि पूरी की पूरी फिलर रॉड इन एलिमेंट्स की होती है, जिसमें से ऑस्मियम, पोनोडियम एंड अर्जेंटीनम, मॉलिब्डिनम, यस इसको मैं जानता हूँ, तो मैं इस पे आंसर लगाऊंगा। और निमी के आंसर शीट में भी ये आंसर यही दे रखा है। मॉलिब्डिनम हो सकता है, निकिल हो सकता है और क्रोमियम। इन 3 एलिमेंट्स को हम एलॉइन कर सकते हैं स्टेनलेस स्टील के फिलर वायर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द कॉमन एलॉइंग एलिमेंट्स ऑफ ब्रास। ब्रास बना होता है कॉपर और जिंक से, और इसका एक भाई होता है ब्रॉन्ज, वो बना होता है कॉपर और टिन से, और उसमें जिंक भी होता है, पर मेन उसके एलॉइंग एलिमेंट होते हैं कॉपर और टिन। ब्रास के होते हैं कॉपर और जिंक। अब देख लो कॉपर और जिंक कहाँ लिखा हुआ है, कॉपर और जिंक लिखा है ऑप्शन डी, ये हमारा आंसर सही हो गया। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ब्रास की जगह ब्रॉन्ज लिखा होता कांस्य, तो आप कौन सा आंसर लगाते, तब आप आंसर लगाते ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्यूमिनियम एलॉयज कंसिस्ट ऑफ 1% आयरन एंड सिलिकन। निम्न में से किस एल्युमिनियम मिश्र धातु में 1% लोहा और सिलिकन होता है। पहला ऑप्शन है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन कॉपर और एल्युमिनियम का एलॉय होता है जिसमें ज़्यादा मात्रा एल्युमिनियम की होती है और कॉपर की मात्रा 5% तक होती है। तो इसमें आयरन और सिलिकन, मैंगनीज होता है लेकिन आयरन और सिलिकन नहीं होता। ठीक है, तो अगर ड्यूरालुमिन इसका आंसर होता तो क्वेश्चन में हमसे कॉपर पूछा जाता जिसमें 4% 5% कॉपर मिला हुआ हो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। रॉट एलॉय, रॉट एलॉय, रॉट आयरन तो सुना मैंने, रॉट आयरन अगर ये लिखा हुआ है तो वो तो एल्युमिनियम का एलॉय है ही नहीं। रॉट आयरन तो फेरस एक मेटल है। एल्युमिनियम कास्ट एलॉय, ये आंसर हो सकता है एल्युमिनियम कास्ट एलॉय में 1% आयरन और सिलिकन हो। कमर्शियली प्योर एल्युमिनियम, यस ये आंसर इसका सही है, क्योंकि आप अगर गौर से देखें तो सिर्फ आयरन और सिलिकन जो इम्प्योरिटी की तरह हम एल्युमिनियम में देख रहे हैं वो सिर्फ 1% है। तो अगर 99% एल्युमिनियम है तो इसको कमर्शियली प्योर एल्युमिनियम कहा जा सकता है। कमर्शियल मतलब इसको हम एल्युमिनियम कह के बेच सकते हैं। अगर 99% किसी पदार्थ में एल्युमिनियम ही एल्युमिनियम है और 1% इम्प्योरिटी है तो हम उसको कमर्शियली प्योर एल्युमिनियम कह के कि हम उसको एल्युमिनियम के नाम पे 1% आयरन और सिलिकन को भी बेच देंगे। 192, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लीनिंग ऑफ शीट्स बिफोर डूइंग गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग करने से पहले हम जहाँ पर वेल्डिंग करनी है उसकी साफ़ सफाई क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ताकि उसके ऊपर कोई तेल, ग्रीस, मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीज़ें हो तो हट जाएं। डस्ट पार्टिकल अगर कोई रह गया वो उसमें स्लैग में खैर ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर कोई तेल, ग्रीस, मॉइस्चर या पानी इस तरह की कोई चीज़ उसके ऊपर रह गई वेल्डिंग करने से पहले, तो जब हम वेल्डिंग करेंगे उस गर्मी में वो वेल्ड पूल में से निकल के भागेंगे और पोरोसिटी के दोष आते हैं। अगर आपकी वेल्डिंग रॉड में, फिलर रॉड में या बेस मेटल में नमी है तो आपके पास पोरोसिटी का दोष आएंगे। तो इसका आंसर है टू अवॉइड पोरोसिटी, ऑप्शन बी। पोरोसिटी छिद्र जैसी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे पतले पतले पास गैस वेल्डिंग में आप गौर से देखोगे ना मैग्नीफाइंग ग्लास लेके तो आपको दिखाई देंगे बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्रों का जाल सा बना हुआ होता है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है वेल्डिंग में। वो दोष हमें ठीक करना पड़ता है। हमारे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट, राइट। तो उससे हम ये पोरोसिटी के दोषों को पकड़ते हैं कि कहाँ कहाँ ये दोष हमारी वेल्डिंग में आ गए, फिर उसको रिपेयर करा जाता है, ठीक करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप वेल्डिंग यूजेज अ नॉन फेरस फिलर विच विद मेल्टिंग पॉइंट अबव 450 डिग्री देन बेस मेटल। बेस मेटल से 450 डिग्री ऊंचा मेल्टिंग पॉइंट है, नॉन फेरस फिलर मेटल है, तो कौन से टाइप की वेल्डिंग आप करेंगे? हिंदी में पढ़ लेते हैं साहब। किस प्रकार की वेल्डिंग बेस मेटल की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर के गलांग के साथ एलोह भराव का उपयोग करती है? सवाल ये है कि नीचे दी गई जितनी भी वेल्डिंग की तकनीक हैं उसमें से कौन सी तकनीक ऐसी है जिसमें फिलर रॉड नॉन फेरस का होगा। अब नॉन फेरस का फिलर रॉड होना है तो आर्क वेल्डिंग इसका आंसर नहीं हो सकता, आंसर सी नहीं है इसका। गैस वेल्डिंग में भी नॉन फेरस भी हो सकती है, फेरस भी हो सकती है, तो ये आंसर भी नहीं हो सकता है। उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉन फेरस फिलर मेटल हमें भरना है। अब आंसर रह गए बी और ए, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। सोल्डरिंग वेल्डिंग की कैटेगरी में नहीं आता है बच्चों। सोल्डरिंग जो है, जो टिन, उसमें भी नॉन फेरस धातु से ही फिलर मेटल होता है उसका, लेकिन सोल्डरिंग जो है वो वेल्डिंग नहीं आता है, वो सेमी परमानेंट जॉइंट होता है। इसका एक ही आंसर सही है, वो है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में हम कॉपर की वायर से वेल्डिंग करते हैं। कॉपर एक नॉन फेरस फिलर धातु है और ये असमान धातुओं को जोड़ने के लिए या कोई बहुत ही कम तापमान वाले धातु हों जिनका तापमान बहुत कम हो तो उसको जोड़ने के लिए हम
ब्रेजिंग का प्रयोग करते हैं। विच वेल्डिंग प्रोसेस अनेबल्स टू वेल्ड डिसिमिलर मेटल्स, अभी मैंने आपको बताया अगर दो असमान धातु हैं उनकी वेल्डिंग करने के लिए किस वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। और मैं आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चन का ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ हिंदी में क्या लिखा है। कौन सी निम्न में से कौन सी ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया है जो असमान धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। असमान धातु मतलब माइल्ड स्टील को स्टेनलेस स्टील के साथ जोड़ना हो, कॉपर को माइल्ड स्टील के साथ जोड़ना हो। तो जब ऐसे असमान धातुओं को आपस में जोड़ना होता है तो हमारे पास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम ब्रेजिंग कहते हैं। कॉपर वेल्डिंग या ब्रॉन्ज वेल्डिंग भी उसको कहते हैं, ब्रेजिंग को ब्रॉन्ज वेल्डिंग कहते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्रेजिंग पड़ा। तो उसका प्रयोग किया जाता है और इसका आंसर ए सही है। सीम वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड वेल्डिंग और जितनी भी आर्क वेल्डिंग होती है उनको सीम वेल्डिंग कहते हैं। उनमें फिलर वायर बेस धातु के समान ही रखा जाता है। तो अगर असमान बेस धातु है तो फिर कौन सा फिलर वायर रखेंगे, उसके लिए हम ब्रेजिंग का प्रयोग करेंगे। स्पॉट वेल्डिंग इसका आंसर नहीं है, फ्यूजन वेल्डिंग तो आर्क वेल्डिंग को ही कहते हैं। सो इसका एक ही आंसर सही है, वो है ब्रेजिंग। What type of gas flame is used to weld 2 mm mild steel for brazing method? तो सवाल आपका ये है, गैस फ्लेम से ब्रेजिंग करनी है और 2 mm मोटी माइल्ड स्टील की प्लेट को, दो प्लेटों को जोड़ना है, तो आप कौन सी गैस फ्लेम का प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि ब्रेजिंग है, जो हमारा फिलर मेटल है जिसको हमें पिघलाना है वो तो एलोह धातु है। एलोह मतलब नॉन फेरस है, और नॉन फेरस के लिए हमने ये समझा था कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम काम करती है। फेरस मेटल के लिए हमारी न्यूट्रल फ्लेम काम करेगी। पर अगर आप सवाल को सही से समझें तो यहाँ हम गैस वेल्डिंग नहीं कर रहे, हम ब्रेजिंग मेथड से उसको वेल्डिंग करना चाह रहे हैं। हम गैस वेल्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेजिंग कर रहे हैं। ब्रेजिंग में हम क्या करेंगे, जो फिलर धातु है हमारा ब्रॉन्ज का, हम उसको पिघलाएंगे, उसको काटेंगे, उससे वेल्डिंग कर रहे हैं। नॉन फेरस मेटल जिसमें ब्रास भी आता है, ब्रॉन्ज भी आता है और कॉपर भी आता है, अगर इस तरीके के किसी एलिमेंट को हमें गैस वेल्डिंग में प्रयोग करना है, फिलर धातु है अगर, या बेस मेटल भी है, यहाँ पर बेस मेटल माइल्ड स्टील है, बेस मेटल तो यहाँ माइल्ड स्टील है, लेकिन हमें पिघलाना किसे है, फिलर धातु को, और फिलर धातु को पिघला के इन दोनों पार्ट्स को आपस में वेल्ड कर देना है। तो हम कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे। नॉन फेरस के लिए हमने समझा था कि हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का प्रयोग करते हैं। विच सिस्टम ऑफ वेल्डिंग इज फ्री फ्रॉम आर्क ब्लो। अच्छा, आर्क ब्लो डीसी की अगर वेल्डिंग करोगे तो उसमें आर्क ब्लो आपकी आर्क में आएगा, चाहे डीसी रिवर्स पोलैरिटी कर लो या स्ट्रेट पोलैरिटी कर लो। ये सवाल हम इस तरीके के कई बार समझ चुके हैं। इसका सही उत्तर है एसी वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू हीट इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में हीट के कारण, ऊष्मा के कारण जो विस्तार यानी कि फैलाव होता है और संकुचन यानी कि जो सिकुड़ना होता है, इस प्रभाव से क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब वेल्डिंग करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, और हम सब जानते हैं कि ऊष्मा से पदार्थ फैलते हैं और ठंडा होने पे पदार्थ सिकुड़ते हैं। तो वेल्डिंग में भी जब ऊष्मा उत्पन्न होगी, फिर वो ठंडी भी होगी वेल्डिंग, तो ये फैलाव और सिकुड़ना जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन आते हैं, यानी कि विकार आता है, शेप खराब होती है। तो इसका आंसर है डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शोन। अच्छा, ये दो प्लेटें थी, इन पे जब हमने वेल्डिंग करनी शुरू करी तो ये दो प्लेट के जो अनवेल्डेड पोर्शन है उनमें एक दूसरे की तरफ फोर्स महसूस हो रहा है। ये आपका डायग्राम बता रहा है। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। अगर ये वेल्डिंग जिस डायरेक्शन में हो रही है उस लाइन में अगर ये फोर्सेस, मतलब ये फोर्स लग रही होती और तब कोई विकार आ रहा होता, उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते। अगर ये वेल्डिंग की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर फोर्सेस लग रही हैं तो हम इस तरीके के विकार को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। ये हमने डिस्टॉर्शन की वीडियो में समझा था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। वेल्डिंग अगर लंबाई में कर रहे हो, अगर चौड़ाई छोटी हो रही है उसको ट्रांसवर्स वेल्डिंग करेंगे, लंबाई अगर छोटी हो रही है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ वेल्डिंग इज नॉट अ मेथड यूज्ड टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी टेक्निक है जो वेल्डिंग के डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोग नहीं किया जाता कौन सी विधि का। जब भी हम डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, जैसे इस पुराने वाले क्वेश्चन की तरफ आप करें, यहाँ आप देख पा रहे हो वेल्डिंग एक तरफ से शुरू हुई और आखिर तक हम पूरी वेल्डिंग सीम को एक ही बार में, एक ही लाइन में ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसे आप जब वेल्डिंग करोगे तो डिस्टॉर्शन आएंगे। तो हमें बहुत सारे हमारे पास कंट्रोल की टेक्निक होती है, उसमें से एक होती है स्किप वेल्डिंग। स्किप वेल्डिंग मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पे छोड़ के वेल्डिंग करो ताकि एक साथ वो वेल्डिंग के जो फोर्सेज हैं, जो डिस्टॉर्शन फोर्सेज हैं, वो एडअप ना हो जाएं। बैक स्टेप वेल्डिंग भी ऐसी होती है कि जिस डायरेक्शन में आप वेल्डिंग कर रहे हैं उस डायरेक्शन में
हिस्सों में वेल्डिंग करो, मतलब पहले ऐसे की, फिर उसके बाद पीछे, फिर ऐसे ही करी। वेल्डिंग की डायरेक्शन तो वही है, लेकिन आप पीछे जाते जाते हैं और उसी डायरेक्शन में वेल्डिंग करते रहते हैं। इसको बैक स्टेप वेल्डिंग कहते हैं। राइट हैंड वेल्डिंग एक कंटिन्यूस वेल्डिंग है, फ्लेम वेल्डिंग की, गैस फ्लेम वेल्डिंग की। राइट हैंड वेल्डिंग टेक्निक और लेफ्ट हैंड वेल्डिंग टेक्निक, ये कंटिन्यूस वेल्डिंग की टेक्निक्स हैं। ये आंसर सही है, क्योंकि हमसे यही पूछा गया है निम्न में से कौन सी विधि हम उपयोग नहीं करते हैं, तो आंसर सी सही है। इंटरमिटेंट वेल्डिंग भी उसी को कहते हैं, जब हम टाँके एक साइड लगाएं, अगली साइड उस तरफ छोड़ दें, दूसरी साइड छोड़ के लगाएं, उस वेल्डिंग को हम, जब टाँके छोड़ के लगा रहे होते हैं, उसको हम इंटरमिटेंट वेल्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द बिलो इज़ टू कंट्रोल डिस्टॉर्शन। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी बात लिखी हुई है जिससे विकृति, डिस्टॉर्शन, जो आकार में हमारे शेप में चेंज हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, ये हमारा सवाल है। पहला ऑप्शन है यूज़ लार्ज साइज इलेक्ट्रोड। ये नहीं हो सकता। लार्ज साइज मतलब डायमीटर अगर उसका बड़ा हो। अगर आपने बहुत बड़े डायमीटर की इलेक्ट्रोड यूज़ कर ली तो उसको गलाने के लिए करंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। करंट ज़्यादा दोगे तो हीट ज़्यादा उत्पन्न होगी, I²RT, इस फॉर्मूला याद है। तो करंट ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा होगी तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। यूज़ स्मॉल इलेक्ट्रोड, बहुत पतली इलेक्ट्रोड आपने इस्तेमाल कर ली तो उस पूरे वी को भरने के लिए बार बार आपको रन लगाने पड़ेंगे। बार बार रन लगाएंगे तो उतने ही ज़्यादा आपको डिस्टॉर्शन मिलने लगेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन क्या है, यूज़ फ्यू पासेज विद लार्ज डाया इलेक्ट्रोड। ये ऑप्शन सही है, पर आप कहेंगे ये क्या बात हुई, लार्ज डाया इलेक्ट्रोड तो इसमें भी लिखा हुआ है। ये लार्ज डाया नहीं लिखा होना चाहिए था, एप्रोप्रिएट डाया इलेक्ट्रोड लिखा होना चाहिए था, क्योंकि इससे कन्फ्यूज़न होता है। पर ये आंसर सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, यूज़ मोर पासेज। मोर पासेज तो आप नहीं करेंगे, आप कई बार में उस वेल्डिंग को नहीं करेंगे, कम से कम पासेज में उस वेल्डिंग को करेंगे। ऑप्शन सी सही है। लार्ज डाया का मतलब इसलिए लिखा हुआ है कि इतनी पतली इलेक्ट्रोड इस्तेमाल ना कर लो, प्रयोग ना कर लो कि उसको भरने के लिए ज़्यादा पासेज की ज़रूरत पड़े, इसलिए ये आंसर सी इसका सही होता है। उसका मतलब भाव ये निकल के आ रहा है कि आप सही इलेक्ट्रोड के डायमीटर का चयन करें ताकि कम से कम पासेज में वो पूरा भराव हो सके वेल्ड ग्रूव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रूल ऑफ डिसाइडिंग द लेंथ ऑफ इंटरमीडिएट टैग्स। वो जो टैग, जैसे टाँके जिसको हम कहते हैं ना, उस टाँकों को इंटरमीडिएट टैग कहते हैं। टाँकों को इंटरमीडिएट टैग की लंबाई तय करने का नियम क्या है। 3 से 4 टाइम्स प्लेट की थिकनेस होनी चाहिए। समझ में आ गई बात, बिल्कुल सही है। अगर आपकी प्लेट 10 mm की है तो कम से कम 30 से 40, यानी कि 30 mm से 40 mm लंबे आपको टैग लगाने चाहिए। 2 से 3 तो बहुत छोटे हो जाएंगे। 5 टाइम्स प्लेट थिकनेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जो लास्ट ऑप्शन है 50 mm इररिस्पेक्टिव ऑफ प्लेट थिकनेस, कि प्लेट थिकनेस कुछ भी हो आप 50 mm का टाँका लगाओ, नहीं ये सही नहीं है। तो इसका एक ही आंसर सही है, वो है ए, 3 to 4 टाइम्स प्लेट थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन ऑफर्स ग्रेटर रेजिस्टेंस टू शॉक। जब कौन सा ऐसा कास्ट आयरन है जो शॉक को ज़्यादा सहन कर पाता है। ग्रे कास्ट आयरन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो बहुत होती है ग्रे कास्ट आयरन की, इसलिए भारी भारी मशीनों के बेस हम ग्रे कास्ट आयरन के बनाते हैं, लेकिन उसको शॉक को सहन करने की क्षमता नहीं होती। मतलब अगर आप उस पर हथौड़े चला दोगे तो उसमें क्रैक आ जाएगा। शॉक मतलब इम्पैक्ट लोडिंग, मतलब जो एकदम झटके से लगता है उसको हम कहते हैं शॉक लोडिंग। तो ग्रे कास्ट आयरन इसका आंसर नहीं हो सकता। वाइट कास्ट आयरन तो शॉक को बिल्कुल सहन नहीं करता, वो हार्ड तो बहुत होता है, लेकिन अगर आप उसमें शॉक इम्पैक्ट लोडिंग करोगे उस पर तो वो टूट जाएगा। ब्रिटल होता है, बहुत हार्ड बहुत होता है लेकिन ब्रिटल होता है। नॉड्यूलर कास्ट आयरन की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है। मैलिएबल कास्ट आयरन, ये है वो आंसर। मैलिएबल कास्ट आयरन वही होता है जिसको हिंदी में आघातवर्धक कास्ट आयरन कहेंगे। आघातवर्धक का मतलब ही ये है कि अगर आप उसको पीटें, हथौड़े से उस पर चोट लगाएं तो वो टूटे ना, फैल जाए, यानी कि उसको आघात को सहन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कास्ट आयरन पोजेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अभी पिछले आंसर क्वेश्चन में मैंने ये समझाई है सारी बातें। ग्रे कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसका सही आंसर है ए। वाइट कास्ट आयरन की हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है, अगर हार्डनेस पूछा होता तो बी आंसर सही हो जाता। नॉड्यूलर कास्ट आयरन की डक्टिलिटी ज़्यादा होती है, अगर डक्टिलिटी पूछा जाता है यानी कि तन्यता के किसमें ज़्यादा गुण होते हैं तो आंसर सी हो जाता। और अगर आघात को सहन करने का जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था तो मैलिएबल कास्ट आयरन सही हो जाता। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी कि संपीड़ित शक्ति, उसको भींच के अगर आप तोड़ना चाह रहे हैं तो आपको इसका आंसर मिलेगा ग्रे कास्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ पाइप एक्सिस विद द बेस ऑफ मेकिंग एन एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट होता है जो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का एल्बो भी होता है और बेंड्स भी होते हैं, और बेंड्स लॉन्ग बेंड और शॉर्ट बेंड दो तरीके के होते हैं।
लेकिन एल्बो और बैंड में क्या फ़र्क होता है? बैंड में रेडियस होता है, एल्बो में कोनी बनी होती है। तो एल्बो हम जान गए क्या है। अब एल्बो जॉइंट में ये दो पाइप को 45 डिग्री पे उसकी एज काट के, उसको 45 डिग्री के एंगल पे दोनों पाइपों को काट के जब हम वेल्डिंग कर देते हैं तो हम एल्बो प्राप्त कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि कोनी संयुक्त बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का कोण क्या है? इस सवाल को मैं समझ नहीं पाया, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि बेस से पाइप का एक्सिस का अक्ष का कोण क्या बनाता है। अगर हमने ऐसे खड़ा करा है तो 90 डिग्री बनाएगा। इस पाइप का पूछ रहे हैं, इस पाइप के अक्ष का कोण पूछ रहे हैं तो वो 0 डिग्री बनाएगा। अगर हमने इसको बेस पे ऐसे खड़ा किया हुआ है तो 45 डिग्री बनाएगा। मुझे ये सवाल समझ नहीं आया क्या है। इसका ऑप्शन है भाई 90 डिग्री। ये ऑप्शन डी आपका इसका सही आंसर दे रखा है। अब ये आंसर तभी सही है कि अगर मैं इस एल्बो को आधार पे ऐसे रख रहा हूँ और इसके इस वाले पाइप के एक्सिस का कोण पूछ रहा हूँ, उस कंडीशन में आंसर डी आपका सही हो जाता है। ये तो बहुत आसान हो जाए कि मैं उस आंसर्स को सही मान लूँ। ऐसा तो हो सकता है कि मैं सवाल को समझ ना पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको तो वही बताऊँगा ना जो मुझे समझ में आ रहा है। मैं तो खुद इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पर आपको गलत नहीं बता रहा हूँ आंसर, ठीक है। अगर कोई मुझे सवाल समझ नहीं आ रहा उसको मैं फिर बीच में रोक के आपको बता देता हूँ कि ये सवाल मुझे समझ नहीं आया। सवाल ही समझ नहीं आएगा तो आंसर कैसे देंगे? ये तो बहुत आसान है कि सवाल पढ़ो और नीचे आंसर लगा दो, ये इसका आंसर है, आपको रट लो इसको। आपको और मुझे सवाल समझ में आने चाहिए ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मेथड इज फॉलोड टू मेक अ सर्कुलर गैस कटिंग? गोलाकार गैस काटने के लिए किस विधि का अनुसरण किया जाना चाहिए? यूज हैंड एज अ गाइड। अपने हाथों को गाइड बना लो, पूरा गोल नहीं कटेगा, सर्कुलर नहीं कटेगा। यूजिंग अ गाइड क्लैम्प फिटेड ऑन अ टॉर्च बॉडी। यस, ये आंसर सही है। और इसको बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो साइड में चला रहा हूँ। इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि जो आपकी कटिंग टॉर्च है उसमें हमने उस कटिंग टॉर्च पे क्लैम्प लगाया हुआ है और उस क्लैम्प का नीचे एक लेग है और उसका एक पॉइंटेड उसकी एज है, पॉइंट है, उसकी एक नॉक है। उस नॉक को हम एक पंच में, मतलब डॉट पंच से या सेंटर पंच लगा के उस नॉक को उसमें रखते हैं। और ये जो नॉक है और जो आपकी नोजल है, इनके बीच का सेंटर वही होता है जितना बड़ा हमें रेडियस काटना होता है, ठीक है ना। बस इसको फिर घुमा दो तो आपका एक बिल्कुल राउंड वो कट जाएगा, आपका ब्लैंक कट जाएगा। मतलब लोहा या जो भी धातु आप काटना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सर्कल में कटेगा, राउंड सर्कल में कटेगा। तो ऑप्शन बी सही है। स्टेप बाय स्टेप कटिंग सर्कुलर सेगमेंट, मैनुअल रोटेशन ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। मैनुअल रोटेशन तो वही हुआ हाथ से, तो पहला ऑप्शन और डी ऑप्शन तो एक जैसा है, वो दोनों आंसर सही नहीं हो सकते। तो ये तो ए और बी तो बिल्कुल गलत है। स्टेप बाय स्टेप कटिंग सर्कुलर सेगमेंट, वो भी हाथ से ही कर रहे हो, इसमें किसी गाइड का, किसी फिक्सचर का, किसी जिग का तो नाम नहीं आया ना, तो इसलिए ये आंसर गलत है। एक ही आंसर सही है, वो है बी। क्वेश्चन नंबर 206। वाई डिपॉजिटेड बीड इज नॉट यूनिफॉर्म साइज, नॉट इन यूनिफॉर्म साइज। जो आपने वेल्डिंग की एक लाइन लगाई है उसे वेल्डिंग बीड कहते हैं, उसे वेल्डिंग रन भी कहते हैं। तो वेल्डिंग की बीड एक समान आकार की क्यों नहीं है? ये पूछना चाह रहे हैं कि वेल्डिंग कहीं से मोटी हो गई, कहीं से पतली हो गई, कहीं से ऊंची हो गई, कहीं से नीची हो गई। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपका हाथ सधा हुआ नहीं है। कभी आप तेज़ चल रहे हैं, कभी आप फ्लेम को ऊपर उठा रहे हैं, कभी नीचे ले जा रहे हैं, या इलेक्ट्रोड को। तो जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उस वेल्डिंग प्रक्रिया से जो आपने वेल्डिंग बीड बनाई है वो ऊबड़ खाबड़ यानी कि एक आकार की तब नहीं बनती जब आपकी स्पीड या तो सधी हुई ना हो या ऊपर नीचे जो आपका हाथ हो रहा है उस वजह से ऐसा होता है। तो आंसर देख लेते कौन सा। इनकरेक्ट फ्लेम सेटिंग, फ्लेम सेटिंग से ऐसा नहीं होता। रॉन्ग एंगल ऑफ ब्लो पाइप, रॉन्ग एंगल से भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर फ्लेम सेटिंग गलत है या ब्लो पाइप का एंगल गलत है और आपने वेल्डिंग करनी शुरू कर दी तो ऐसा तो हो सकता है कि वेल्डिंग एक जैसी खराब हो जाए लेकिन कहीं मोटी कहीं पतली ऐसी नहीं होगी। अगर आपका हाथ सदा हुआ नहीं है ये तभी होता है। रॉन्ग एंगल ऑफ फिलर रॉड, ये भी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि अगर एंगल फिलर रॉड का गलत होगा तो वो हो सकता है मोटी बन जाए, हो सकता है पतली बन जाए, लेकिन बनेगी एक जैसी, यूनिफॉर्म साइज़ की रहेगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वो उसका साइज़ ही यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं से मोटी कहीं से पतली हो रही है। ऐसा तब होता है जब आंसर डी आप लगाएंगे, वेरिएशन इन स्पीड ऑफ ट्रेवल एंड एंगल। तो अपना प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा किया करो और अपने हाथ को साफ करो वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 207। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन शोन? ये तो क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। ये ट्रांसवर्स वेल्डिंग है, क्योंकि ये वेल्डिंग की लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो ट्रांसवर्स वेल्डिंग है। इसका आंसर है
सी। ये सेम क्वेश्चन 2 बार क्यों आ गया मुझे नहीं पता। विच साइज ऑफ फिलर रॉड शुड बी यूज टू वेल्ड 2.5 mm थिक प्लेट्स। 2 प्लेट हैं 2.5 mm मोटी, उनको वेल्डिंग करना है, तो फिलर रॉड हम किस साइज़ का लेंगे? 2.5 mm की प्लेट हैं तो 2.5 mm से एक साइज़ छोटी हम फिलर रॉड लेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमारी फिलर रॉड का साइज़ कितना हो जाएगा? 2 mm। आंसर इज बी। हम एक साइज़ छोटी फिलर रॉड लेते हैं। मतलब अगर आप 3 mm की प्लेटों को अगर फिलर रॉड से वेल्डिंग कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग कर रहे हैं, तो फिलर रॉड का साइज़ क्या लेंगे आप? 2.5 मोटी प्लेट को ले रहे हैं तो 2 mm, 2 mm की प्लेट ले रहे हैं तो 1.6 mm की फिलर रॉड होगी डायमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस कॉजेज द इंक्रीज इन हार्डनेस ऑफ पार्ट आफ्टर फैब्रिकेशन। पार्ट्स को फैब्रिकेशन से बनाने के बाद, यानी कि वेल्डिंग करके बनाने के बाद, कौन सी ऐसी तकनीक प्रक्रिया है जिससे उस पार्ट की हार्डनेस बढ़ाई जा सकती है? उस प्रोसेस को कहते हैं हार्डनिंग। हाउ द रिपेयर्स ऑफ क्रैक्स इन कास्ट आयरन कंपोनेंट कैरिड आउट। जब भी कास्ट आयरन में क्रैक आ गया है तो उसकी रिपेयर के लिए आप क्या करेंगे? वेल्डिंग करेंगे, उसकी वेल्डिंग करेंगे। पर कास्ट आयरन की वेल्डिंग करते हुए एक बात हमेशा ध्यान रखना, कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने से पहले हमेशा गर्म किया जाता है 200 डिग्री कम से कम। ठीक, एल्युमिनियम नहीं है ये एल्युमिनियम का तो मेल्टिंग पॉइंट 630 डिग्री सेंटीग्रेड है, कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1250 डिग्री ऊपर है। ठीक है ना? तो उसको 200 डिग्री तक तापमान पे गर्म किया जाता है, उसके बाद वेल्डिंग की जाती है। फिर अगर एक बार में वेल्डिंग नहीं हो पा रही है तो जो वेल्डिंग आपने करी है फिर उसको गर्म किया जाता है 200 डिग्री तक, फिर दोबारा वेल्डिंग की जाती है। तो हर पास के बीच में वेल्डिंग कर मतलब प्री हीटिंग कर करके हम वेल्डिंग करते हैं। तो इसका आंसर है लोकल प्री हीटिंग, लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक, फ्लेम हीटिंग ईच लेयर। मतलब हमेशा जहाँ पर भी आपको वेल्डिंग करनी है उसको पहले प्री हीट करो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 350। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक इन्होंने इसलिए कह दिया क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत मोटी मोटी परत ना चढ़ाओ, पतली पतली। लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक में आप वो मोटी थिकनेस की प्लेट को वेल्ड नहीं करते हैं, पतली थिकनेस शीट मेटल को करते हैं, थिन शीट को करते हैं। तो इसमें लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक से भाव ये निकल के आता है कि बहुत मोटी परत एक बार में ना चढ़ाओ। और हीटिंग ईच लेयर, मतलब जितनी बार भी आप उस पर वेल्डिंग की परत चढ़ा रहे हो, हर परत को पहले प्री हीट करो, फिर वेल्डिंग चढ़ाओ, फिर प्री हीट करो उस नई जो आपने वेल्डिंग करी है उसको, और उसके बाद दूसरी वेल्डिंग चढ़ाओ। इसका क्या मतलब है? ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि कास्ट आयरन है बहुत ब्रिटल। जब वो ठंडा होगा ना, वेल्डिंग करने के बाद वो एकदम सूखरेगा, ठंडा होगा, तो वो फैलता नहीं है। मतलब वो मोल्टन जो पूल है आपका, वो बर्दाश्त नहीं करता फैलना, वो क्रैक डेवलप हो जाते हैं, उसमें ब्रिटल होने की वजह से क्रैक हो जाते हैं। तो कास्ट आयरन की वेल्डिंग करते हुए हमेशा प्री हीट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी है। बाकी सारे आंसर्स उतने सही नहीं है, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। बाय यूजिंग क्लैम्प्स ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस। आप कास्ट आयरन को क्लैम्प से बांध के रखो कि जब ये सिकुड़ेगा तो ये जो है इस पर क्रैक नहीं पड़ने चाहिए, आप नहीं रोक पाओगे। वो फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, क्लैम्प से नहीं रुकती। क्रैक अगर उसमें आना है, ठंडा होने पे क्रैक अगर आना है तो क्लैम्प से आप नहीं रोक पाओगे उनको। सिमिलर टू आर्क वेल्डिंग, माइल्ड स्टील प्लेट नहीं, माइल्ड स्टील प्लेट को प्री हीट करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कास्ट आयरन की अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो प्री हीट करना अनिवार्य है। ठीक है, सी आंसर तो हमारा सही है ही। और लास्ट आंसर है क्रैक्स रिपेयर्ड यूजिंग एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड। हाँ, ये आंसर तो सही हो सकता है भाई, कास्ट आयरन की सही इलेक्ट्रोड को आप प्रयोग करें। आप कास्ट आयरन में कोई उल्टी सीधी कोई सी भी इलेक्ट्रोड आप MS की 6013 से इलेक्ट्रोड से आप वेल्डिंग करने लगेंगे तो थोड़ा ही वो वेल्डिंग मजबूत होगी। तो ये तो आंसर इन जनरल सही है, पर सबसे इसका सही आंसर जो है वो सी है। लोकल प्रीहीटिंग करनी चाहिए और पतली पतली वेल्डिंग, बहुत एक बार में बहुत ज़्यादा मोटी परत ना चढ़ाएं, और हर एक लेयर के बाद उसको दोबारा प्रीहीट करें अगली लेयर को वेल्ड करने से पहले। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कॉजेज अ रिडक्शन इन ऑफ ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को कम करने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, टेम्परिंग होती है, आंसर सी सही है। अनिलिंग होती है मशीनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, हार्डनिंग होती है हार्डनेस को बढ़ाने के लिए, टेम्परिंग होती है टफनेस को बढ़ाने के लिए और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए, करेक्ट। और नॉर्मलाइजिंग होती है आपकी आंतरिक संरचना यानी कि ग्रेन साइज को शुद्ध करने के लिए, इंटरनल स्ट्रेसेस को कम करने के लिए। इसका आंसर है सी। ब्रिटलनेस को अगर कम करना है तो आपको उस पार्ट की टेम्परिंग करनी चाहिए। ये सारे ऊष्मा उपचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ पोरोसिटी इन आर्क वेल्डिंग। पोरोसिटी का जो नमी मतलब मॉइस्चर, पानी। अगर तेल, ग्रीस, मॉइस्चर, पानी इस तरह की कोई चीज़ होगी तो आपकी पोरोसिटी आएगी। नमी
चाहे पेरेंट मेटल पे हो, बेस मेटल को मतलब जिन धातुओं को आपको जोड़ना है, चाहे वहाँ पर ये नमी वगैरह हो या तेल ग्रीस हो, और या आपकी इलेक्ट्रोड पे लगे हुए हों, कहीं भी लगे हुए हों, इससे आपकी पोरोसिटी के दोष बढ़ जाएंगे। अब आंसर देख लेते हैं कौन सा सही है। डैम्प इलेक्ट्रोड, करेक्ट आंसर ए सही है। डैम्प मतलब होता है मॉइस्चर जिसमें हो, नमी जिसके अंदर हो, उसको हम डैम्प कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड में अगर नमी है तो पोरोसिटी आएगी, करेक्ट आंसर है। कार्बन इलेक्ट्रोड, ये आंसर सही नहीं है। ओवरसाइज इलेक्ट्रोड से आपका करंट बढ़ जाएगा और बहुत सारे दोष हो जाएंगे, स्पैटर बढ़ सकते हैं, अंडरकट हो सकता है, पर पोरोसिटी होती है मॉइस्चर की वजह से बच्चों। तो आंसर ए सही है। लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो पोरोसिटी इसलिए नहीं होती, लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो अच्छी होती हैं, लेकिन उनमें क्या दिक्कत होती है कि वो मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उनको प्री हीट करना पड़ता है, ओवन में बेक करना पड़ता है। इसका सही आंसर ए है। अगर आपकी इलेक्ट्रोड में नमी है तो आपको पोरोसिटी आएगी, चाहे वो इलेक्ट्रोड कार्बन की इलेक्ट्रोड हो, चाहे वो ओवरसाइज इलेक्ट्रोड हो, और चाहे वो लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो। अगर उसके अंदर नमी है तो पोरोसिटी आएगी, नमी नहीं है तो पोरोसिटी के गुण मतलब दोष नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेल्डिंग डिफेक्ट इन बेस मेटल गेट्स मेल्टेड एंड अ ग्रूव फॉर्म्ड अलोंग अ टो ऑफ द वेल्ड। बेस मेटल में वेल्डिंग दोष क्या होता है कि वो होता है और वेल्ड के पैर के साथ एक नाली बन जाती है। अच्छा, नाली बन जाती है, इसको अंडरकट कहते हैं। अंडरकट, जहाँ पर आपकी वेल्डिंग की बीड खत्म हुई है, उसके और पेरेंट मेटल के बीच में कुछ पेरेंट मेटल पिघली हुई अवस्था में वेल्ड मेटल के साथ चला जाता है, तो वहाँ से वो जगह नाली जैसी बन जाती है, उसको हम अंडरकट कहते हैं। और ये दोष भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी बेस मेटल की थिकनेस आपकी कम हो गई ना, नाली बन गई तो बची हुई थिकनेस कम रह गई ना, इसलिए वहाँ से कमज़ोर हो गया, वेल्डिंग के किनारों पे से कमज़ोर हो गया आपका बेस मेटल। तो अंडरकट, और ये कब होता है? जब आपने करंट ज़्यादा कर रखा हो। जब करंट आपने ज़्यादा हाई कर रखा हो तो अंडरकट के डिफेक्ट आते हैं। तो ये एक अच्छी वेल्डिंग में अनएक्सेप्टेबल होता है। इसका सही आंसर ये है, जब नाली बन जाती है वेल्ड के पैरों के पास, तो उसको, उस दोष को क्या कहते हैं? अंडरकट कहते हैं। ब्लो होल्स नहीं कहते। ब्लो होल्स पोरोसिटी जैसे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। पोरोसिटी में तो जाल सा बन जाता है छिद्रों का, ब्लो होल्स बड़े बड़े होते हैं, अलग अलग होते हैं। रीएनफोर्समेंट तो ये दोष नहीं होता। लैक ऑफ पेनिट्रेशन, ये क्वेश्चन शायद हमने पहले कर लिया है किसी और वीडियो में। लैक ऑफ पेनिट्रेशन भी इसको नहीं कहते, ये अंडरकट होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टील मटेरियल दैट इज़ नॉट वेल्डेबल, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। फेराइट एंड मार्टिनसिटिक स्टेनलेस स्टील इसका आंसर है। ये वो स्ट्रक्चर है जिसको वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे आप। तो बच्चों, आज का ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हुआ, थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि 50 से ज़्यादा शायद इसमें क्वेश्चंस थे, जितने भी थे। अब आपका काम ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद और सारे क्वेश्चंस को समझने के बाद आप इस गूगल फॉर्म का जो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, इसी टेस्ट का है, यही टेस्ट है वो, उसको आप सॉल्व करें। अगर आपकी 85% से ज़्यादा मार्क्स आए तो हम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, यानी कि आपको ईमेल के माध्यम से भेजेंगे उसको, तो घर बैठे बैठे आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके या तो मैंने आंसर्स नहीं दिए हैं या मैंने इसको कह दिया ये इनवैलिड हैं, और मैंने उसका आंसर भी बता दिया आपको कि भारत स्किल्स को आंसर की में उसका आंसर क्या है। तो आप अगर वो याद करके भी उसको आंसर लगाएंगे तो मुझे लगता है 85% से ऊपर आपको स्कोर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई सवाल हो, कोई शिकायत हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट में लिखें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो के लिए ट्यून इन रहें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच।